हिस्ट्री मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी नानी की कहानी, बस यहाँ पर परी और डायन की जगह मिलते हैं राजा महाराजा और उनके महल। कहीं लड़ाई तो कहीं फिल्मी लव स्टोरीज भी, कहीं मिलता है जोधा अकबर वाला प्यार तो कहीं मिलती है पद्मावत की शान, कहीं पर देखने को मिलती है तेनालीरामा की मस्ती और कहीं पर मिलता है छावा जैसी जंग। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी एसएसटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का चैप्टर 2। आपकी बहुत ही फरमाइश पर मैं वन शॉट वीडियो लेकर आई हूं, क्योंकि आप सबने बोला था कि मैम ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमें समझने में बहुत ही डिफिकल्टी हो रही है। तो मैंने पार्ट वाइज ऑलरेडी यहाँ अपलोड कर चुकी हूँ मैं चैनल पर, और अब यहाँ पर वन शॉट का धमाका आ गया है, जिसमें एक ही वीडियो में आप पूरे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रिशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप को समझ जाएंगे, एकदम फिल्मी स्टाइल में, एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को, जिसमें हमें बहुत सारी मतलब नेटफ्लिक्स जैसी सीरीज पूरी देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है बच्चों। यहां पर द मिडाइवल पीरियड इन इंडिया 11 to 17 सेंचुरी। जो मिडाइवल पीरियड है इंडिया में बच्चों, वो कहां से कहां तक है? 11 से 17 सेंचुरी तक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। फॉरेन इन्वेजन रिशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब जब भी फॉरेन से कोई भी इन्वेशन होता था तो क्या होता था, जो लोग आते थे वो लड़ाई करके अपनी बाउंड्री को बढ़ाते रहते थे, अपनी जो उनका साम्राज्य था, जो उनका एम्पायर था, उसको बढ़ाते रहते थे। तो क्या करते थे, उससे क्या हुआ, इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या होती रही, रिशेप होती रही, बदलती रही। ओल्ड डायनेस्टीज डिक्लाइन, न्यू पावर रोज। पुरानी डायनेस्टीज की पावर कम हो गई, लेकिन नई पावर उभर के आई। कौन कौन सी नई पावर आई? जैसे दिल्ली सल्तनत आए, मुगल्स, चोलास, विजयनगर, ये सब और भी बहुत सारे आए, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सोसाइटी में क्या हुआ, कल्चरल मिक्सिंग हो गया। मतलब कभी कोई राजा आता था, कभी कैसा राजा आता था, कहीं पर किसी का राज चलता था, तो कहीं सूफिज्म, भक्ति, पार्सियन इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें लोग मतलब कल्चर का मिक्स हो गया। कोई किसी कल्चर को फॉलो करवाता था, कोई किस ट्रेंड को फॉलो करवाता था, इस टाइप से। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा बच्चों? ट्रेड एंड एग्रीकल्चर अडेप्टेड डिस्पाइट इंस्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि जो क्या था उस टाइम पर, क्या था, मेन जो पैसा आता था, मेन जो मनी आती थी राजा महाराजाओं को टैक्सेस से आती थी। तो वो टैक्स कौन देता था? नॉर्मल जनता दे रही थी। तो वो क्या, नॉर्मल जो ज्यादातर जो जनता थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, तो वो लोग जो थे उनसे ही इकोनॉमी पूरी संभली हुई थी। मिडाइवल पीरियड बच्चों 11 to 17 सेंचुरी इंडिया में डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, मीनिंग मतलब यूरोप में, जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में बताया था कि यूरोप में इस पीरियड को, मिडाइवल पीरियड को डार्क एज बोला गया। उनके लिए ये डार्क एज थी। मतलब जैसे वैसे ही, जैसे अगर आपके घर का वाईफाई चला जाए तो आपको क्या लगता है, वाईफाई नहीं है, नेट नहीं है, तो मतलब समझ लो लाइफ क्या हो गई, अंधेरे में चली गई, डार्क में चली गई। ऐसी तरह से जो यूरोप था, उन्होंने इस जो मिडाइवल पीरियड था उसको डार्क एज बोला। लेकिन इंडिया के लिए इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज था। 11 से लेके 17 सेंचुरी इंडिया में बोला गया मिडाइवल पीरियड। क्लियर? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर कुछ जैसे आपकी बुक है, पहले क्या था, जो ये सारे सन थे आपको हर टॉपिक के साथ पढ़ने पड़ते थे, याद करने पड़ते थे, तो वहां बहुत ही डिफिकल्टी होती थी। यहाँ इस बुक में सारे जो इंपॉर्टेंट जो ईयर्स हैं जो हमें याद करने हैं वो एक साथ दे दिए गए हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाएंगे, जिससे हमें पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 1206 एस्टैब्लिश ऑफ दिल्ली सल्तनत। 1206 में दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुआ। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत पूरा आ गया। अब इसमें भी अलग अलग लोग आए, उनको आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आया बच्चों 1326 में रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम। 1326 में रीस्टैब्लिशमेंट हुआ मेवाड़ किंगडम का। 1336 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। 1336 में साउथ के तरफ हरिहर और बुक्का ने एक नया एम्पायर बनाया था, विजयनगर एम्पायर। तो उसका कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ? 1336 में। 1347 में क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बहमनी सल्तनत। 1347 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ बहमनी सल्तनत का। ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको
एक पेज पर लिखकर उसकी जहां जिस भी टेबल पर आप पढ़ते हैं या जिस भी जगह आपकी ज्यादा नजर जाती है वहां पर लगा दीजिए। तो अगर ये 4-5 दिन आपकी नजरों में आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद 1398 में क्या हुआ बच्चों, तैमूर अटैक दिल्ली, तैमूर ने अटैक किया दिल्ली पर। 1498 अराइवल ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया। अब पोर्टुगीज ये आपने सुना होगा 1498 में विजयनगर साम्राज्य के टाइम पर ही, जब कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था, तो तब कौन आया था, पोर्टुगीज इंडिया में आए थे। और वो किस लिए आए थे, पोर्टुगीज इंडिया में आए थे मसालों का व्यापार करने। तो इस टाइप से वो हॉर्सेस को बेचते थे राजा महाराजाओं को, उनके हॉर्सेस इतने स्ट्रांग होते थे, तो राजाओं से उनकी क्या हो गई, अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ठीक है, तो यहां पर इसकी स्टोरी भी हम पूरी पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे आगे के ईयर देखते हैं। 1526 में क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। किस किस के बीच में, बाबर्स विक्ट्री एस्टैब्लिश्ड द मुगल एम्पायर। बाबर जो मुगल्स जो आए थे वो 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो बाबर ने अपना एम्पायर यहां पर जमा लिया था, मुगल एम्पायर। तो कौन से सन में हुआ था, 1526 में, ये भी याद रखना है। दिल्ली सल्तनत वहां पर क्या हो गया था, पूरा खत्म हो गया था। और उसके बाद क्या आ गया था, मुगल एम्पायर आ गया था। 1556 में क्या हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अकबर्स डेसिसिव विक्ट्री, अकबर की विक्ट्री हुई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। इसने बहुत छोटी सी उम्र में, अकबर ने बहुत छोटी सी उम्र में ही ये बैटल जीता था और साम्राज्य स्थापित किया था। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में। उसके बाद आते हैं 1565 में, क्या हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी, विजयनगर सिटी का डिस्ट्रक्शन होता चला गया, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ 1565 में। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ। महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट, महाराणा प्रताप को फोर्स किया गया रिट्रीट के लिए। तो ये बैटल हुआ था कहां, 1576 में, हल्दी घाटी का। उसके बाद बच्चों 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट हुआ। द होम्स डिफीट द मुगल्स। अब मुगल क्या करते थे, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाई करते थे। ठीक है, तो यहां पर एक बैटल हुआ था। मुगल्स ने सोचा कि हम ईस्ट साइड में भी, ईस्ट की तरफ जो ये असम वगैरह है, यहाँ पर भी हम अपना डेरा मतलब अपना साम्राज्य बढ़ा ले। लेकिन वहां पर अहोम्स थे, अहोम्स ने क्या किया, उनको हरा दिया, मुगल्स को हरा दिया, अपना उनका साम्राज्य वहां पर स्थापित होने नहीं दिया। इसके बारे में हम डिटेल्स में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में बताया गया है। अहोम्स कौन थे, कैसे आए, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ सन याद कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स में आपको दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1699 फॉर्मेशन ऑफ द खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह। 1699 में खालसा का फॉर्मेशन हुआ गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। 1799 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिख एम्पायर, 1799 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ सिख एम्पायर का। पंजाब और कश्मीर साइड में ये सब एम्पायर, यहाँ पर सिख एम्पायर क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में। यहाँ सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट सन है उनको याद कराने के लिए ये टेबल दी गई है। आइए चलते हैं आगे देखते हैं अर्ली इन्वेंशन एंड पॉलिटिकल चेंज। अर्ली इन्वेंशंस कौन कौन से हुए और क्या क्या पॉलिटिकल चेंज आए, आइए देखते हैं। 11th सेंचुरी में क्या हुआ, इन्वेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से इन्वेशन हुआ। तो तुर्क और अफगान क्या हुए, इंडिया में आए इन्वेशन करने। मोटिवेशंस क्या था, मतलब उन किस रीजन से आते थे वो लोग, उनका रीजन सिर्फ एक ही होता था। एक तो मतलब उनके रीजन ये होते थे कि एक तो वेल्थ, वहां पर इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया, मतलब इंडिया बहुत ही ज्यादा अमीर कंट्री में से थी, अमीर कंट्री थी। तो वहां पर लोग आते थे एक तो पैसों के लिए और पावर के लिए। मतलब पावर के लिए क्यों अपनी जो मतलब अपने किले और अपनी जगह, अपना साम्राज्य पूरा स्थापित कर पाए वहां पर, इसलिए आते थे। और आते थे रिलीजन के लिए, मतलब जैसे कोई भी राजा महाराजा बहुत सारे ऐसे आए थे कि वो क्या करते थे, रिलीजन चेंज करवाते थे कि हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लो, तो रिलीजन के लिए भी आते थे। अब कुछ स्पेलिंग्स क्या थी बच्चों, पर्सन स्पेलिंग्स डिफर होती थी, जैसे खलजी और खिलजी, ये सब एक ही बात है। और मुगल्स कहीं पर मुगोल्स लिखा है, सबका मीनिंग एक ही है। तो ये कुछ जैसे बुक्स में क्या होता है कि अगर मैं लिख दूं सोनिया, ठीक है, अगर मैं लिख दूं सोनिया,
स्पेलिंग अलग अलग हो गई लेकिन मतलब एक ही है। सोनिया एक लड़की है, उसका नाम कहीं पर सोनिया ऐसे लिखा जाता है, कहीं पर ऐसे गर्ल का नाम है, ऐसे ही यहाँ स्पेलिंग से डिफर हो जाती थी लेकिन मतलब वही है। ये मुगल्स है और ये खिलजी है। डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान 1192। और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के बाद 1192 में दिल्ली सल्तनत बिगिंस। तो दिल्ली सल्तनत वहां पर शुरू हो गई। दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई किसको हराकर? 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर। इन्वेशन रिशेप्ड इंडियाज पॉलिटिकल मैप। अब जो ये इन्वेशन हुए थे, जो ये वार हुए थे, जो ये युद्ध हुआ था, उससे क्या हुआ? इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था वो चेंज हुआ। कैसे कैसे और चेंज होगा आगे देखते जाएंगे। राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब कैसे दिल्ली सल्तनत आई और कैसे उसका पतन हुआ, कैसे वो राइज हुआ, कैसे फॉल हुआ, कब आई और कब गई, ये पूरी स्टोरी आप एक स्टोरी की तरह सुनिएगा। पहले मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर एक स्टोरी की तरह आपको पूरी बात बताऊंगी। 5 डायनेस्टीज थी बच्चों। ममलुक जिनको गुलाम वंश बोलते थे, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदीज, ये सब आए किसमें? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये 5 डायनेस्टीज आई जिन्होंने अपना अपना काम किया। मतलब लड़ाई क्या करते थे कि एक राजा है, लड़ाई करके दूसरा राजा अगर जीत गया तो उसने अपना हक जमा लिया, इस टाइप से ऐसे ऐसे चलते चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी थे, एक्सपेंडेड नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। उन्होंने एक्सपेंड किया नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। स्टॉप्ड मुगल्स, और मुगल्स को रोका। मुगल्स को रोका किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहां पर अगर वो मुगल्स को नहीं रोकते तो मुगल्स क्या करते? पूरे इंडिया पर अपना राज कर देते। तो युद्ध हुआ और उन्होंने मुगल्स को हरा दिया और अपना जो साम्राज्य था एक्सपेंड कर दिया नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। अब मलिक कैफूर कौन था? उनका कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का। इसने क्या किया? साउथ इंडियन कैंपेन्स चलाए, टेम्पल्स को लूटा। इन्होंने बहुत ज्यादा टेम्पल्स लूटे। क्योंकि टेम्पल्स क्यों लूटते थे उस टाइम पर लोग? कि टेम्पल्स के पास ही सबसे ज्यादा धन दौलत होती थी, टेम्पल्स से उन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलता था, तो उस टाइम पे वो उन चीजों को लूटते थे। जैसे आज के टाइम में अगर कोई शॉपिंग मॉल लूटे, कोई बैंक लूटे, तो उस टाइम पर जो सबसे अमीर चीजें होती थी, सबसे ज्यादा पैसा धन दौलत कहाँ होती थी? टेम्पल में। तो हम मोस्टली जो क्या करते थे? टेम्पल्स पर वार करते थे। कुछ लोग क्या करते थे? वहां पर टेम्पल्स तोड़वाकर अपने किले और ये सब बनवाते थे। अब आए मोहम्मद बिन तुगलक। इनके क्या थे? ये तुगलक एम्बिशियस रिफॉर्मर, फेल्ड पॉलिसीज। ये बहुत ही इनको एक बेवकूफ शासक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका दिमाग चलता था कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाते थे। जब उसको करने चलते थे तो उनका रिजल्ट एकदम खराब निकलता था। कैसे? इन्होंने क्या क्या किया? इनकी पॉलिसीज ऑलमोस्ट फेल होती थी, बहुत सारी पॉलिसीज इनकी फेल होती थी। सबसे मेन क्या थी जो फेल हुई? इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की दिल्ली से दौलताबाद। क्या किया कि इन्होंने सोचा कि दौलताबाद अगर मैं अपनी कैपिटल बना लूंगा तो क्या होगा? मैं सेंटर में पहुंच जाऊंगा इंडिया के, तो मैं बहुत ज्यादा इंडिया पर अपना राज कर पाऊंगा, चारों तरफ से देख पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? दिल्ली से दौलताबाद तक का जो सफर था वो 1000 किलोमीटर तक था, 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस था। तो वो अपनी सेना को लेकर पैदल चल दिए। सारी जो उनके सारे लोग थे उनको लेकर पैदल चल दिए। पैदल चलने पर क्या हुआ? इतना 1000 किलोमीटर पैदल चलने पर आधी जनता भूख प्यास से रास्ते में ही मर गई। और फिर क्या हुआ? दौलताबाद पहुंचे, उसके बाद उन्हें फिर से रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलत किया, फिर से वो अपनी जनता को लेकर पहुंच गए दिल्ली। तो ये उनका एक बहुत ही बेकार डिसीजन था कि अपनी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट करने लगे दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। तो जिससे इनकी आधी जो सेना के लोग थे वो आधे ही वहीं रास्ते में खत्म हो गए। टोकन करेंसी क्या किया इन्होंने? वो भी फेल हुआ। इन्होंने गोल्ड और सिल्वर की जगह कॉपर्स के कॉइन चलाए। उससे क्या हुआ कि लोगों ने नकली कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए अपने घर घरों पर। तो उससे भी इकोनॉमी पर पूरा एक बैड इंपैक्ट पड़ा। तो ये भी डिसीजन फेल हो गया। अब सुल्तान क्या करते थे? वेल्थ फ्रॉम प्लंडर। वो लूटपाट से अपना धन कमाते थे, टैक्सेस से और स्लेव से। जजिया टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पर जजिया टैक्स लगाया जाता था। तो ये सब सुल्तान पे जो पैसा आता था वो इन सब चीजों से आता था। आप देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे इसका पतन हुआ, आइए देखते हैं, इसे भी पढ़ते हैं। 1398 में बच्चों क्या हुआ? तैमूर का इन्वेशन हुआ। तैमूर का इन्वेशन, दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अस्त व्यस्त कर दिया गया। लोधी जो थी लास्ट डायनेस्टी थी, तो इसका कंट्रोल एकदम कमजोर था।
इसका कंट्रोल एकदम क्या था, बहुत ही वीक थे ये, मतलब अपना जो साम्राज्य था उसको अच्छे से नहीं संभाल पाए। कांस्टेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम रीजनल पावर, और जो रेजिस्टेंस थी, जैसे जिस भी जगह ये क्या करते थे, अटैक करते थे, तो वहां से उनको रेजिस्टेंस मिलता था, वो उनकी पावर ज्यादा हो गई थी इनसे। ईस्टर्न गंगेज, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र में कोणार्क सन टेम्पल, नर्मदेव फर्स्ट, यहाँ पर जो ईस्टर्न गंग वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य पर इन्होंने हक नहीं जमाने दिया। वहां उस टाइम पर क्या थे, नरसिम्हा देव फर्स्ट, जिन्होंने क्या बनवाया था, कोणार्क सन टेम्पल बनवाया हुआ है। मुसुनरी नायक तेलुगु चीफ थे, इन्होंने एक्सपील किया तुगलक फ्रॉम वारंगल। होयसला रजिस्टर्ड, लेटर एब्जॉर्ब इनटू विजयनगर एम्पायर। होयसला जो थे उन्होंने भी रजिस्ट किया दिल्ली सल्तनत को, और बाद में ये विजयनगर एम्पायर में मिल गए। आगे देखते हैं राजपूत, राणा कुंभ ऑफ मेवाड़, राणा कुंभ और ऑफ जो मेवाड़ है, उन्होंने भी इनको रेजिस्टेंस दिया, मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस देते थे, मतलब उनके युद्ध को रोकते थे। इन्होंने क्या बनवाया था, कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया, वो 36 किलोमीटर की वॉल थी उसमें, मतलब इन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट वॉल में से एक, 36 किलोमीटर लंबी एक वॉल बनवाई कुंभलगढ़ फोर्ट में। आपने देखा भी होगा, आप अगर ऐसी जगह पर जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं, तो पहले उसकी स्टोरी पूरी पढ़ लीजिए, तब वहां पर घूमने जाइए तो और मजा आता है उसके बारे में पूरा देखने में। आगे देखते हैं रीजनल सल्तनत एंड लीगेसी। रीजनल जो सल्तनत थे और लीगेसी क्या थी, बहमनी सल्तनत इन डेक्कन, डेक्कन में बहमनी सल्तनत थी 14th सेंचुरी में। अदर सल्तनत, गुजरात, बंगाल, मालवा और जौनपुर। सल्तनत का रूल था बच्चों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और कल्चरल फ्यूजन था। सोसाइटी शेप्ड बाय, सोसाइटी कैसे शेप्ड हुई उस टाइम पे, पार्शियल लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर का काम बहुत होता था। सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चर मिक्सिंग होता था, तो कहीं सूफिज्म, भक्ति, सारे मूवमेंट चलते थे, आर्ट एंड लिटरेचर, ये सब चीजें चलती थी। और धीरे धीरे जब मुगल्स आए उसके टाइम पर ये और बढ़ गई, तो आइए पढ़ेंगे उन्हें भी। मिडाइवल इंडिया, ब्लेंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रेजिस्टेंस एंड कल्चरल ग्रोथ। मिडाइवल इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट थी और रेजिस्टेंस भी बहुत हुआ, एक दूसरे राजा महाराजा ने रेजिस्टेंस किया, और लेकिन कल्चरल ग्रोथ बहुत हुआ। आगे देखते हैं बर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब आप सबने तेनाली रामा के बारे में तो जरूर सुना होगा, तेनाली रामा को कौन नहीं जानता, उसका सीरियल भी आता है उनका। तो वो किसके साम्राज्य में बैठते थे, वो कृष्णदेव जो राजा थे कृष्णदेव, उनके उसमें बैठते थे, महल में उनके उसमें बैठते थे। तो वो जो कृष्णदेव थे वो विजयनगर साम्राज्य के ही एक क्या थे, एक लीडर थे। 14th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत अनस्टेबल इन साउथ, साउथ में दिल्ली सल्तनत जो थी वो अनस्टेबल हो गई। अब दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, एक्स गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के टाइम पे वो एक्स गवर्नर थे, दो भाई। उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड दिल्ली अथॉरिटी, दिल्ली अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया। क्या किया उन्होंने, दो भाई थे, एक कहानी है इनके पीछे, वो पूरी कहानी मैंने आपको जब 4 पार्ट पढ़ाए हैं उसमें बताई है कि उन्होंने कैसे मतलब उन लोगों को भी धर्म चेंज करने के लिए बोला। तो पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उनको कैदी बना लिया गया, धीरे धीरे वो लोग मान गए, तो उनकी सेना में वो मिल गए। लेकिन जैसे जैसे वो साउथ की तरफ गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई जैसे स्ट्रॉन्ग कोई भी यहाँ पर लीडर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम विजयनगर एम्पायर बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर अपना साम्राज्य बना सकते हैं। तो अपने गुरु की आदेश से, उनके साइन से, उनके कहने से उन्होंने साउथ में अपना एक विजयनगर एम्पायर बना लिया। उन्होंने फाउंड किया विजयनगर एम्पायर 1336 में। फोकलोर ऑफ हम्पी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा खरगोश बहुत सारे जो डॉग्स का जो ग्रुप है उनको भगा रहा है, वो डॉग्स का ग्रुप उनसे भाग रहा है डर के, उस सिर्फ एक किससे, रैबिट से। तो क्या हुआ, एक खरगोश ने उतने सारे डॉग्स को भगा दिया। तो ये साइन, उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, गुरु विद्यारण्य ने उन्होंने गाइड किया कि ये जो साइन है, ये जो तुमने देखा है, ये करेज का साइन है, मतलब एक छोटी सी ताकत भी, मतलब छोटे से लोग भी बड़ी सी ताकत से लड़ सकते हैं, उनको डरा के भगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाइड किया, तब उन्होंने विजयनगर एम्पायर वहां पर स्थापित किया और कैपिटल अपना रखा हम्पी पर, जो कर्नाटक में है। आइए देखते हैं आगे,
राइवल्स ऑफ विजयनगर। अब विजयनगर कोई भी साम्राज्य बनता है तो उसके दुश्मन पहले बनते हैं, दुश्मन जरूर होते हैं। तो जो मेन राइवल थे उनके बहमनी सल्तनत थे, लेटर स्प्लिट इनटू 5 डेक्कन सल्तनत, जो बाद में 5 डेक्कन सल्तनत में चेंज हो गए। बीजापुर, गोलकोंडा, बिरर, अहमदनगर और बिदर ये सब जो 5 सल्तनत थे डेक्कन सल्तनत उसमें चेंज हो गए। इसका पूरा मैप है जो मैंने वीडियो में दिखाया है कि कौन कौन से, मतलब आपकी बुक में भी है शायद, तो उसको देखिएगा कि वहां पर बीजापुर, गोलकोंडा, बिरर, अहमदनगर और बिदर ये सब लड़ते थे किससे? विजयनगर से। वार मेनली विद बीजापुर एंड गोलकोंडा, जो मेन जो उनका वार होता था वो बीजापुर से और गोलकोंडा से होता था विजयनगर एम्पायर का। ऑल्सो फॉट विद गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा, वो और किससे लड़े? गजपति रूलर, उड़ीसा के गजपति रूलर थे, उनसे भी उनके बहुत क्या हुए? उनके वार हुए। तो इस टाइप से विजयनगर साम्राज्य की स्टोरी थी। कृष्णदेवराय आए 1509 से 1529 तक। एम्पायर रीच्ड पीक अंडर कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के टाइम पर जो एम्पायर था वो अपने पीक पर था, मतलब बहुत अच्छा सब चल रहा था। इन्हीं के दरबार में बैठते थे वो तेनाली रामा। इन्होंने 9 ऐसे लोग बिठा रखे थे जो क्या करते थे, मतलब जैसे बोलते हैं राजा, एक राजा के ताज में क्या होता है? नवरत्न होते हैं, तो उन्होंने वो 9 रत्न बिठा रखे थे, कोई आर्ट में, कोई लिटरेचर में। तो ऐसे ही तेनाली रामा थे जो उनको अपनी हंसी मजाक भी करते थे और उनकी लड़ाई में बुद्धि मतलब अपनी बुद्धिमानी से उनका काम भी करवा देते थे। एक्सपेंडेड एम्पायर, सिक्योर डेक्कन डोमिनेंस, पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ये बहुत ही ज्यादा पैट्रॉन थे आर्ट और लिटरेचर के, इनको बहुत पसंद था। सपोर्टेड स्कॉलर ऑफ संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़, ये सपोर्ट करते थे स्कॉलर्स को, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ को। रोड इन्होंने क्या लिखा? अमुक्त माल्यदा, तेलुगु लैंग्वेज में जो स्टोरी है संत आंडल की और राजनीति, उसमें गुड गवर्नेंस के बारे में लिखा है कि एक अच्छे राजा को क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे उनका साम्राज्य बहुत ही अच्छा बने। तो ये सब इसी बुक में लिख रहा है। डोमिनेटेड वेल्थ टू तिरुपति एंड विठला टेम्पल, इन्होंने डोनेट करा बहुत सारा धन दौलत ये सारे टेम्पल्स को। यहाँ पर 2 टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं, तिरुपति और विठला टेम्पल का। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को सपोर्ट किया, उनको डोनेशन दी अच्छी अच्छी चीजें बनाने के लिए। डेक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, अब विजयनगर एम्पायर का कैसे पतन हुआ? मतलब कोई भी साम्राज्य था तो दूसरी एक शक्ति आती है वो उसको गिरा देती है। तो विजयनगर एम्पायर का पतन कैसे हुआ? कृष्णदेवराय डेड इन 1529, अपनी बीमारी की वजह से कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई 1529 में। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ, ठीक है। तो डेक्कन सल्तनत यूनाइटेड, डेक्कन की जो सारे सल्तनत है वो एक साथ मिल गए, डिफीटेड विजयनगर, एक साथ मिलकर उन्होंने विजयनगर को हरा दिया क्योंकि इस टाइम पर कृष्णदेवराय मर चुके थे। रामन या सन इन लॉ लीड आर्मी, जो उनके सन इन लॉ थे वो उस आर्मी को देख रहे थे। सिटी ऑफ हम्पी डिस्ट्रॉय, जो उनकी जो कैपिटल सिटी थी हम्पी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो डिस्ट्रॉय वाली पिक्चर भी आपको बुक में दी गई है, उसे देखिएगा। टेम्पल्स, प्लेसेस, शॉप, रियून, पीपल मैस्कट, मतलब लोग बहुत सारे मारे गए, उनको मारा गया और सारी चीजों को लूट लिया गया और उनको खराब कर दिया गया। विजयनगर ब्रोक इनटू स्मॉल नायक किंगडम, विजयनगर भी छोटे छोटे किंगडम में बदल गया। मिड 17th सेंचुरी एम्पायर एंडेड, और मिड 17th सेंचुरी में एम्पायर का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। तो ऐसे विजयनगर एम्पायर उठा और उसका पतन भी हो गया। अब देखते हैं फॉरेन अकाउंट्स। पोर्टुगीज बॉट हॉर्सेस, पोर्टुगीज जो थे वो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर क्या लाते थे? वहां से हॉर्सेस लाते थे। तो जो राजा थे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे क्योंकि उनको अच्छी, जब राजा महाराजा क्या करते हैं अपनी सेना में, अपनी आर्मी में ये घोड़ा, हाथी ये सब ज्यादा रखते हैं, तो जो हॉर्स लाते थे अच्छी नस्ल के तो वो राजा के अच्छे दोस्त बन गए थे, उनसे अच्छी बातें हो गई थी। एक ट्रेवलर है डोमिंगो पर्स ने, उसने कंपेयर किया विजयनगर को रोम की तरह, मतलब एक रोम जो सिटी है उसकी तरह कंपेयर किया कि मतलब यहाँ का जो पूरा है वो कैसा है, विजयनगर कैसा है, रोम सिटी जैसा है, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छा ट्रेड था। जो हम्पी जो उनकी कैपिटल थी वहां पे हर तरीके की चीजें मिलती थी, सेल की जाती थी, ये सब चीजें थी। प्रेस्ड प्रॉस्पेरिटी टेम्पल्स एंड सिटी प्लानिंग, उनको प्रेस किया गया जो वहां की जो टेम्पल्स थे और कैसे कैसे सिटी को प्लान कर रखा था, उसको बहुत ही मतलब सराहना मिली, लोग उसको बहुत ही सराहते थे, देखते थे, अच्छा लगता था। मेनी फॉरेनर ट्रैवलर्स विजिटेड, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर आए
उस टाइम पर, और लेफ्ट वैल्यूएबल डिस्क्रिप्शंस, और बहुत सारे वहां पर वैल्यूएबल डिस्क्रिप्शंस छोड़ के गए। तो यहाँ पूरी स्टोरीज ये सब के बारे में अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो आप चारों पार्ट देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप देखते हैं राइज ऑफ मुगल एम्पायर। अब आ गए मुगल्स। मुगल्स कैसे आए? मुगल्स में जो आपने जोधा अकबर की कहानी सुनी है, जो आपने सलीम की कहानी सुनी है अनारकली वाली, वो सब इसी टाइम की कहानियां हैं। तो आइए इनको भी पढ़ते हैं। अर्ली 16th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत वीकेंड। 16th सेंचुरी अर्ली 16th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे वीक हो रहा था, जैसा कि हम देख रहे थे। तो बाबर थे, बाबर तुर्क मंगोल रूलर था एक। उसने क्या किया, अटैक कर दिया तैमूर, डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। ये डिसेंडेंट था, मतलब तैमूर की जो वंशज कहते हैं। बाबर कौन था? तुर्क मंगोल रूलर था, ये उज्बेकिस्तान से आया था। इसने क्या किया 1526 में, जब लोधी वंश चल रहा था, जो लोधी वंश था उसमें किसका शासन चल रहा था? अब्राहिम लोदी का। तो 1526 में जो ये बाबर था, ये उज्बेकिस्तान से इंडिया आया। इंडिया क्यों आते थे? पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, तो वो भी आया। अब उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। किस बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मतलब बहुत बड़ी नहीं, मैंने शॉर्ट में करके आपको सुनाई है, थोड़ी सी यहां पर भी बताऊंगी। तो बाबर ने क्या किया, बाबर जब इंडिया आया तो उसने देखा कि दिल्ली सल्तनत का राज इब्राहिम लोदी का जो है राज चल रहा है। उसने क्या सोचा कि उसके पास सेना थी अप्रोक्स 10,000 की, लेकिन जो लोदी था उसके पास बहुत ज्यादा सेना थी। तो वो सोच रहा था अगर मैं पहले वार कर दूंगा तो मेरी हार पक्की है। वो चाह रहा था कि इब्राहिम लोदी अपनी तरफ से वार करे, उधर तरफ से वो अपनी तरफ से वार नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इसने एक चाल खेली, बाबर ने एक चाल खेली, अपने थोड़े से लोग लोधी की तरफ पहुंचा दिए और वो वहां उनके लोगों से मतलब हमला कर दिया उनके कैंप पर। तो उन्होंने इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसने बाबर को हरा दिया। तो अब इब्राहिम लोदी ने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, बाबर की सेना को यूं ही हरा दूंगा, मतलब मेरी सेना इतनी शक्तिशाली है, बाबर की सेना को हरा देगी। तो इब्राहिम लोदी ने कर दिया वार, जो कि बाबर चाहता था। अब बाबर ने पूरी चीजें सब अपनी सेट करके रख रखी थी, एक आर्मी पर्सन की तरह, मतलब वो बहुत अच्छे से अपनी सेना को मैनेज करके रखता था। आगे कमांडर्स होते थे, फिर उसके पीछे वो तोप रखता था। इस टाइप से उसकी पूरी जो चीजें थी मैनेज रहती थी। तो उसने क्या किया कि एक सुरंग भी खुदवाई कि जब लोधी की सेना आएगी तो आधी सेना तो इसी में ही गिर जाएगी, मतलब एक खाई खुदवा दी तो उसको निकलने में ही टाइम लगेगा। तो वही सेम हुआ, इब्राहिम लोदी ने जब अटैक किया अपनी सेना के साथ तो आधी तो उसमें गिर गई, उसको उठने में टाइम लगा। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना में सबसे आगे लगा रखे थे हाथी। अब हाथी जब गए तो अब जो बाबर की जो सेना थी उसके पास उन्होंने यूज किए थे तोप का, गन पाउडर का। तो जब तोप की आवाज हुई तो जो हाथी थे वो क्या हो गए, वो मतलब जब जितनी तेज आवाज से वो एकदम परेशान हो गए और अपनी सेना पर ही उन्होंने अटैक कर दिया, उल्टा वो अपनी सेना को ही मार दिए। और उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर ने अपना साम्राज्य, मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब इसी युद्ध में जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, इसी में ही सबसे पहले गन पाउडर का यूज हुआ, आर्टिलरी का यूज हुआ, मैचलॉक गन्स का यूज हुआ, जो इंडिया में नए थे, मतलब इससे पहले कोई यूज नहीं किया था इनको। लीड फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, इन्होंने मुगल एम्पायर का फाउंडेशन वहां पर कर दिया, मतलब मुगल एम्पायर अब शुरू हो गया है। बाबर और इंडिया, यहाँ पर इनका क्या है, इनमें कैसी बॉन्डिंग थी, इंडिया में बाबर कैसे रहा। इंडिया बाबर को बहुत अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इंडिया में आकर बाबर बहुत ही बीमार हो गया था। सिर्फ 4 से 5 साल वो जिंदा रहा था, उसके बाद उसकी बीमारी के कारण मृत्यु भी हो गई थी। इसने क्या किया, बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बाबरनामा के नाम से। उसमें क्या थे कि हिस्टोरिकल सोर्सेस, मतलब हमें बहुत सारी चीजें वहां से पढ़ने को मिलती है। मतलब उस टाइम वो बहुत ही ज्यादा किसके बारे में पोएट्री लिखता था, नेचर के बारे में ज्यादा लिखता था, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में और आर्किटेक्चर के, वो इंटरेस्टेड था इन सब चीजों में। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में भी लिखा और इन सब चीजों के बारे में भी लिखा उस बुक में। एक ब्रुटल कॉन्कर था, बहुत ही क्रूर शासक था, मास किलिंग करता था, टार ऑफ स्कल था, मिक्स्ड फीलिंग अबाउट इंडिया, उसकी इंडिया के लिए मिक्स्ड फीलिंग थी। उसको इंडिया बुरा भी लगता था क्योंकि वो वहां पर आकर ही बीमार हो गया था, लेकिन
इंडिया पर बहुत सारी धन दौलत थी, तो उसको जो उस धन दौलत है उसने उसको फोर्स किया कि वो इंडिया में ही रहे, तो उसने इंडिया में रहना चूज किया, है ना। अब वहां पर फ्यू चार्म था, प्रेस्ट किया उसने वहां की वेल्थ को, क्लाइमेट को, स्किल आर्टिसंस को, जो लोग वहां पर ये सब चीजें बनाते थे युद्ध में यूज करने वाली, तो उनको वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। डिसाइडेड टू स्टे एंड रूल इन इंडिया, तो इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में रहूंगा और रूल करूंगा। आइए चलते हैं आगे। हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। अब हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा। पहले क्या होता था कि पापा के मरने के बाद उसके बेटे को उसका साम्राज्य मिलता था, अगर कोई मतलब दूसरा आके तब तक नहीं लूट रहा। तो जो हुमायूं था, बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1526 में तो आई थिंक उसने आके इब्राहिम लोदी को हराया था, तो 4 साल ही वो जिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं उसका जो बेटा था वो वहां का राजा बन गया। फेस्ड डिफिकल्टीज। अब हुमायूं लकी, इसका मतलब है लकी, लेकिन बहुत ही अनलकी था, उसने बहुत ही डिफिकल्टीज फेस की। डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी, अफगान रूलर, एक अफगान रूलर था शेरशाह सूरी, उसने हरा दिया हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। अब हरा दिया तो वो वहां से भाग गया। शेरशाह सूरी शॉर्ट लिव्ड सूर एम्पायर, अब वो वहां से चला गया और वहां पर सूर एम्पायर बन गया। effective efficient administration, रोड एंड पोस्टल सिस्टम। अब शेरशाह सूरी ने क्या किया? अच्छी रोड्स बनवाई, और आपने अगर दिल्ली से आगरा गए हो तो जीटी रोड इन्होंने बनवाई है। अब पोस्टल सिस्टम इन्होंने शुरू किया, रुपीस को इंट्रोड्यूस किया करेंसी में। रुपीस जो आप देखते हो, रुपी में जो बात करते हो, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया शेरशाह सूरी ने। अब जब शेरशाह सूरी मर गया तब वापस से हुमायूं वापस आ गया दिल्ली अपने साम्राज्य को वापस लेने के लिए। जब शेरशाह सूरी मर गया, उसने सोचा ये मर गया, अब मैं फिर से अपना साम्राज्य ले सकता हूं। लेकिन उस टाइम उसके सामने एक नया चैलेंज आ गया, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने फिर से क्या किया? फिर से उसको हरा दिया। अकबर्स राइज। अब हुमायूं का बेटा था अकबर का राइज कैसे हुआ? अकबर कैसे आया? बहुत ही छोटी उम्र में, 12 से 13 साल में इन्हें पूरा साम्राज्य संभालने को मिला था। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, किसके अगेंस्ट? हेमू के अगेंस्ट, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य मैंने बताया था। उस हेमू फॉट ब्रेवली बट डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड। हेमू बहुत ही अच्छे से लड़ा अकबर की सेना से, लेकिन क्या हुआ कि वो घायल हो गया और उसको पकड़ लिया गया, वो हार गया। अकबर जो 13 ईयर ओल्ड था बिकम एम्परर। अब अकबर जो सिर्फ 13 साल का था वो राजा बन गया था। अकबर ने अप्रॉक्स 50 ईयर अपना राज किया। स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी से क्या, 50 साल बहुत होते हैं, वो स्टेबल रहा और बहुत सारी उसने साम्राज्य अपना बढ़ाया। कैसे बढ़ाया वो भी देखते हैं। अर्ली कॉन्क्वेस्ट क्या थे? अब जो छोटे थे उसके, अकबर जो बहुत ही कम एज का बच्चा था, उसके सामने जो स्टार्टिंग में जो आए हार्श मिलिट्री कैंपियंस हुए, सेक ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट 1567 में चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर भी क्या हुआ? कब्जा किया गया। मैस्क्यूर ऑफ 30,000 सिविलियन। आगे देखते हैं अकबर्स एम्पायर बिल्डिंग। अकबर ने अपना एम्पायर कैसे बढ़ाया, मतलब इतना 50 साल तक उन्होंने राज किया और कैसे किया? उनको बिलीव था अ मोनार्च शुड ऑलवेज सीक कॉन्क्वेस्ट, मतलब वो क्या बिलीव करते थे? सिर्फ वार तो वो करते थे, लेकिन सिर्फ वार पर ही बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई। वार के साथ साथ वो डिप्लोमेसी से खेले। डिप्लोमेसी से कैसे? उनको अपना शासन बढ़ाना था, मतलब जब राजपूत थे राजस्थान साइड में, उन्होंने सोचा कि मैं वहां पर भी अपना शासन बढ़ाऊं, तो उन्होंने वहां की जो प्रिंसेसेस थी उनसे शादी कर ली। शादी करी तो वहां के राजा महाराजाओं ने क्या किया? उनके साथ अलायंस हो गए, उनके साथ मिल गए, उनको अपना साम्राज्य दे दिया। तो इस तरीके से अकबर का साम्राज्य और बढ़ता चला गया। तो वो डिप्लोमेसी से खेले। वेलकम्ड रीजनल लीडर इन कोर्ट, उन्होंने अपने जो कोर्ट में रीजनल लीडर्स को भी रखा। उन्होंने क्या किया कि हाई पोस्ट पर उन्होंने मतलब सिर्फ मुस्लिम्स को नहीं, हिंदुओं को भी हाई पोस्ट पर रखा। पॉलिसीज ऑफ टॉलरेंस क्या थी? उन्होंने जो जजिया टैक्स लगा था नॉन मुस्लिम पर, उसको हटा दिया, क्योंकि लोग उससे परेशान थे। जजिया टैक्स जब लगता था नॉन मुस्लिम पर, तो इसी वजह से जो उनको टैक्स ना देना पड़े, तो लोग क्या करते थे? अपना धर्म भी चेंज कर देते थे कि उनको टैक्स ही नहीं देना पड़े, इसीलिए टैक्स लगाया गया था। तो ये जो अकबर है, अकबर ने आकर इसे हटा दिया। इंट्रोड्यूस इक्वल पीस विद ऑल, उन्होंने
एक चीज इंट्रोड्यूस करी, तो उसका मतलब क्या था बच्चों, सबके लिए शांति। ठीक है। इंटरफेथ डायलॉग्स, हिंदू अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट, हिंदुओं को भी हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, इलिटरेट थे, बस ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन क्यूरियस थे, पढ़ाई के लिए नॉलेज के लिए क्यूरियस थे। सेटअप हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सीकरी, इन्होंने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी बनाया फतेहपुर सीकरी में, जहां पर क्या होता था, ट्रांसलेट की जाती थी बुक संस्कृत टेक्स्ट की पार्शियन लैंग्वेज में। जैसे महाभारत है और रामायण है, गीता है, पंचतंत्र है, इनको इस टेक्स्ट को, संस्कृत टेक्स्ट को चेंज किया जाता था पार्शियन लैंग्वेज में। ये चाहते थे कि हर कोई इन सब बुक्स की बात समझ पाए और पढ़ पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। लेटर मुगल्स, जहांगीर एंड शाहजहां, जहांगीर, सलीम, जो आपने सुना होगा, सलीम और क्या था, मुगले आजम मूवी में थे, क्या इनकी कहानी आपने बहुत सुनी होगी, गाना भी था फेमस, जब प्यार किया तो डरना क्या, तो वही गाना, उसी टाइम के ये राजा थे जहांगीर, जिनका नाम सलीम भी था। ये इनको प्यार था, मतलब इनको वार से कम प्यार था, ये इनको प्यार था आर्ट से, नेचर से और मुगल पेंटिंग से, इनके टाइम पर वो बहुत ज्यादा चली। ट्राइड डेक्कन एक्सपेंशन, उन्होंने ट्राई किया डेक्कन एक्सपेंशन, अपना साम्राज्य डेक्कन तक बढ़ाने का। उसके बाद है शाहजहां, शाहजहां एक आर्किटेक्ट एम्परर था, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका भी, कि ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने, अपनी बीवी मुमताज महल के लिए। तो ये वही राजा है शाहजहां, एक आर्किटेक्ट एम्पायर, इन्होंने ताजमहल बनवाया फॉर मुमताज महल, रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली और आगरा में। मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर एट पीक, मतलब इनके टाइम पर जो मुगल्स की आर्ट थी और आर्किटेक्चर, मतलब ये सारी जो इमारतें थी ये बहुत बन रही थी, किसके टाइम पर, शाहजहां के टाइम पर। आइए देखते हैं आगे, औरंगजेब रूल्स, औरंगजेब रूल 1658 से 1707 तक, ये बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने बहुत ही क्रूरता से शासन किया, मतलब जैसे अकबर ने क्या किया, डिप्लोमेसी से काम किया, प्यार भी दिखाया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ वार ही लड़े। तो आइए देखते हैं, डिफीटेड दारा शिकोहा, इम्प्रेशन फादर शाहजहां, इन्होंने क्या किया, जो इनके शाहजहां फादर थे, उन्होंने क्या किया, जैसे जो बड़ा बेटा होता है उसको ही साम्राज्य मिलता है, तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो औरंगजेब क्या था, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर और अपने पापा को बंद कर दिया, अपने जो शाहजहां हैं उन्हें भी कैदी बना लिया गया। क्राउंड एज आलमगीर, इन्होंने अपने आप को उपाधि दी आलमगीर की, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व का विजेता। एक्सपेंडेड एम्पायर एट लार्जेस्ट साइज, इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत ही बड़े साइज में एक्सपेंड कर दिया था। बट ट्रेजरी ड्रेन, अब जब ये लड़ाई करते थे, वार करते थे, तो इनकी सेना उतनी ही बड़ी थी, उतनी ही बड़ी सेना इनको मेंटेन करनी पड़ती थी, तो उस सेना को रखने के लिए उनका खाना, उनकी सैलरी, उनके लिए जगह, तो इनकी जो खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। 25 ईयर लॉन्ग डेक्कन वार्स प्लस कांस्टेंट रिबेलियंस किए इन्होंने। अब रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट सुन्नी मुस्लिम थे। रीइंपोज्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स, इन्होंने फिर से जो टैक्स हटाए गए थे जजिया कर नॉन मुस्लिम्स पर, इन्होंने फिर से लगा दिए। बैंड म्यूजिक एंड डांस इन कोर्ट, म्यूजिक और डांस को बैन कर दिया गया कोर्ट में। ऑर्डर डिस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स एंड नॉन इस्लामिक स्कूल्स, अब इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि बहुत सारे जो सारे टेम्पल्स जो हैं और नॉन इस्लामिक जो स्कूल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए। बनारस में, मथुरा में, सोमनाथ में, ये सब आपने बहुत सुना होगा। बनारस में भी एक जो टेम्पल था उसे तोड़ के वहां पर क्या बनवा दी गई, मस्जिद बनवा दी गई। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पार्सिक्यूटेड हिंदू, सिख, जैन, पारसीज एंड इवन सम मुस्लिम सूफीज, इन्होंने बहुत, मतलब हिंदू को, सिख को और कुछ जो मुस्लिम्स थे उनके भी अगेंस्ट रहे, जो सूफी मुस्लिम थे। सॉरी। डिबेट पॉलिटिकल मोटिव्स एज वर्सेस पर्सनल रिलीजन जेल, अब डिबेट है इस बात पर, कुछ तो लोग सोचते थे कि इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल मतलब इन्होंने अपना सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने के लिए किया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इनके कुछ पर्सनल रीजनल पर्पस भी थे, कि अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। लीगेसी एंड डिक्लाइन ऑफ द मुगल, मतलब क्या लीगेसी थी उनकी और डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल्स का, वो भी देख लेते हैं कि कैसे इनका पतन हुआ। औरंगजेब लास्ट मेजर मुगल एम्परर थे, ये
लास्ट मेजर थे ये, इनके बाद जो आए भी तो वो इतने स्ट्रांगली नहीं वहां पर अपना साम्राज्य जमा पाए। उनके जो फाइनल वर्ड्स थे, उन्होंने क्या कहा, आई केम अलोन एंड गो अलोन, मैं अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा, अकेला जा रहा हूं। आई हैव नॉट डन वेल फॉर माई पीपल, और मैंने अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं किया है। तो मतलब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो भी किया, क्रूरता से शासन किया, वो गलत किया। आफ्टर 1707 एम्पायर वीकेंड, डिक्लाइन बिगिन। 1707 के बाद एम्पायर जो था, साम्राज्य जो था, वो कमजोर हो गया और डिक्लाइन शुरू हो गया, उनका पतन शुरू हो गया। मुगल्स की क्या लीगेसी थी? एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, एम्पायर को बढ़ाना चाहते थे। फ्लोरिशिंग आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं टॉम, मतलब उस टाइम पर क्या था, आर्ट और लिटरेचर एकदम हाई पीक पर था। उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर का काम करवाया, जैसे ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, हुमायूं टॉम है, ऐसी बहुत सारी चीज। कल्चरल सिंथेसिस ऑफ पर्शियन, इंडियन एंड सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन, रिमेंबर्ड एज बोथ पावरफुल रूलर एंड कंट्रोवर्शियल फिगर्स। इनको दोनों तरीके से जाना जाता है कि याद किया जाता है, एक तो पावरफुल रूलर्स थे और एक कंट्रोवर्शियल भी थे, तो इस तरीके से उनको याद किया जाता है। अब रेजिस्टेंस टू द मुगल, मुगल्स को किस किसने रेजिस्टेंस दिया, किस किसने उनका विद्रोह किया, किस किसने उनको रोका। मतलब वार तो वो हर जगह करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर जगह शक्तिशाली ही बन पाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुगल्स को डिफीट किया। मैनी रिबेलियंस वीकेंड मुगल एम्पावर, मुगल की पावर को बहुत सारे रिबेलियंस ने वीक किया, जैसे पीसेंट्स जो वहां के किसान थे, और ट्रिबल्स जो लोग थे, रीजनल जो रूलर्स थे, उन्होंने रजिस्ट किया उनके एक्सप्लोटेशन को। सम रिवॉल्ट सप्रेस्ड, कुछ रिवॉल्ट दबा दिए गए, बट स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ग्रो स्ट्रॉन्गर, लेकिन स्पिरिट जो थी फ्रीडम की, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगी, बढ़ने लगी। मतलब उनको स्पिरिट मिलने लगी कि हम भी स्ट्रांग है, हम भी उनको डिफीट कर सकते हैं। अब पीजेंट और ट्रिबल्स ने कैसे रेजिस्टेंस दिया वो देख लेते हैं। पीजेंट रिबेलियंस, जाट जो किसान थे, उनका कैसा रिबेलियंस था? 17वीं सेंचुरी जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जो जाट थे, उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट कर दिया। किल्ड ऑपरेसिव ऑफिसर्स, फॉट ब्रेवली, बहुत ज्यादा ब्रेवली वो लड़े, मतलब 20,000 जाट थे, वो एक साथ मिलकर उनकी सेना से लड़े। रेबेलियन सप्रेस्ड बट इंस्पायर्ड फ्यूचर रेजिस्टेंस, मतलब जो रिबेलियन था उसको दबा दिया गया, जो उनका विद्रोह था उसको दबा दिया गया, लेकिन आगे के जो रेजिस्टेंस थे उसको इंस्पायर किया, उन लोगों को इंस्पायर किया कि हाँ, हम भी इनसे लड़ सकते हैं। अब ट्रिबल ने कैसे रेजिस्टेंस दिया? भिल्स, गोंड, संथाल, कोच रेजिस्टेड एनेक्सेशन एंड हैवी टैक्सेस, जब इन लोगों को हैवी टैक्स दिए जाते थे, उनकी जमीन छीनी जाती थी, तो इनको भी, ट्रिबल्स जो कम्युनिटी थी, इनको भी बहुत बुरा लगा, इन्होंने भी क्या किया? रजिस्ट किया। सम सबड्यूड, कुछ तो उसमें मर्ज हो गए। अदर स्टेट इंडिपेंडेंट इन फॉरेस्टर हिल, और कुछ फॉरेस्टर हिल्स में इंडिपेंडेंट ही रहे, मतलब उन्होंने अपना साम्राज्य नहीं दिया। रानी दुर्गवती किंगडम, इन्होंने भी बहुत अच्छे से लड़ा, ब्रेव गॉन क्वीन थी ये, और ये अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही, 1564 तक, मतलब 1564 में इनकी डेथ हुई, आखिरी सांस तक इन्होंने अपना योगदान दिया, मतलब इन्होंने लड़ाई की, ये हार नहीं मानी। अब राजपूत ने कैसे रेजिस्टेंस दिया? राजपूत जो राजस्थान साइड में शासन करते थे, उन लोगों से भी लड़ाई हुई। तो राजपूत ने क्या किया? ट्रेडिशन ऑफ ब्रेवरी माने जाते हैं ये। मेवाड़ और मारवाड़ क्लेंस, दो एक क्या थे? क्लेंस थे, मेवाड़ और मारवाड़, इन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिया। राणा सांगा, इन्होंने क्या किया? राजपूत को यूनाइट किया, एकता में किया, मतलब एक साथ किया। डिफीटेड बाय बाबर, लेकिन बाबर ने उनको डिफीट कर दिया 1527 में। अब हार तो गए थे, लेकिन आगे के जो राजपूत थे उनके लिए इंस्पिरेशन थे। महाराणा प्रताप रिफ्यूज्ड मुगल रूल, इन्होंने भी रिफ्यूज किया, महाराणा प्रताप ने मुगल रूल को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ 1576 में, इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर किया भिल्स के साथ मिलकर। मतलब गोरिल्ला वारफेयर मतलब क्या होता था कि हिल्स के पीछे छुपकर वार किया, भिल्स के साथ मिलकर। नेवर सरेंडर्स, और इन्होंने कभी भी सरेंडर नहीं किया, आखिरी सांस तक लड़ते रहे, परेशानी में रहे, लेकिन सरेंडर नहीं किया मुगल्स के आगे। लेटर राजपूत रेजिस्टेंस भी हुए, दुर्गदास राठौर ने भी लड़ाई की, फॉट औरंगजेब से लड़ा। मेवाड़ रिमेन्ड फ्री, और मेवाड़ को फ्री ही रखा, मतलब वहां पर मुगल्स का शासन नहीं आया।
आगे देखते हैं द अहोम्स ऑफ असम। अब अहोम्स के बारे में मैंने बताया था, असम में अहोम्स थे। अब ये कैसे आए वो भी देखते हैं। मिग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार, ये म्यांमार से मिग्रेटेड थे 13th सेंचुरी में, सेटल हो गए ये असम में जाकर, ब्रह्मपुत्र वैली में जाकर, और वहां पर अपना एम्पायर बना लिया, अहोम्स किंगडम बना लिया। इनका पाइक सिस्टम था, उसमें क्या होता था बच्चों कि जो नॉर्मल जनता होती थी, एवरी मैन गेव लेबर और मिलिट्री सर्विस, हर आम आदमी को भी अपने राजा, अपने किंगडम के लिए सर्विस देने जाना पड़ता था, लेबर का काम भी करना पड़ता था, मिलिट्री सर्विस भी देनी पड़ती थी। गॉट लैंड राइट, और फिर उसके बदले उनको लैंड का राइट मिलता था, मतलब जमीन मिलती थी। प्रमोटेड एग्रीकल्चर, उस टाइम पे एग्रीकल्चर को इन्होंने प्रमोट किया, कल्चर को, और फेथ डाइवर्सिटी। मतलब अब जब हर कोई पर्सन उनकी सेना के लिए काम करने जाता था, तो हर कोई पर्सन ट्रेंड था, तो उनके पास कोई फिक्स आर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी, हर कोई पर्सन उनका आर्मी मैन ही था। इन्होंने इनके टाइम पे लड़ा गया बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में। अहोम्स कमांडर लचित बोरफुकन डिफीटेड मुगल आर्मी, अहोम कमांडर लचित बोरफुकन ने डिफीट कर दिया मुगल आर्मी को। प्रिजर्व अहोम इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस ही रखा अहोम्स को, मतलब उनके आगे झुके नहीं, हारे नहीं। आगे देखते हैं राइज ऑफ सिखिज्म एंड रेजिस्टेंस, सिक्किम का कैसे राइज हुआ और कैसे उन्होंने रेजिस्टेंस दिया मुगल्स को। फाउंडर बाय गुरु नानक, गुरु नानक ने इसको फाउंड किया 15th सेंचुरी में। मैसेज ऑफ इक्वालिटी एंड वननेस ऑफ गॉड, इन्होंने मैसेज फैलाया इक्वालिटी का, और भगवान एक है इस चीज का। गुरु अर्जन जो थे, कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहब, इन्होंने कंपाइल्ड किया, गुरु अर्जन ने गुरु ग्रंथ साहब, मार्टेड अंडर जहांगीर के टाइम पर। गुरु हरगोविंद ने क्या किया, फॉर्म्ड सिख आर्मी बनाई और मार्शल ट्रेनिंग दी उनको। अब गुरु टेग बहादुर beheaded in दिल्ली 1675 फॉर प्रोटेक्टिंग कश्मीरी पंडित्स। अब कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरु टेग बहादुर ने उनके अगेंस्ट लड़े, तो उनको क्या किया गया, दिल्ली में एक जगह है, वहां पर वो भी बना हुआ है उनका, गुरु टेग बहादुर का क्या बना है, पूरा इनकी जगह बनाई गई है, वहां पर अगर आप जाइएगा तो उसको जरूर देखिएगा। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु थे, इन्होंने फाउंड किया खालसा को 1699 में। स्ट्रॉन्ग मार्शल ब्रदरहुड, सिख कॉन्फेडरेसीज लेटर यूनाइटेड अंडर महाराजा रणजीत सिंह, स्ट्रॉन्ग सिख एम्पायर इन्होंने अपना क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से सिख एम्पायर बना। आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत और मुगल्स का। दिल्ली सल्तनत पे पढ़ते हैं पहले। सुल्तान क्या थे, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेड थे। एकता सिस्टम था। नोबल्स कलेक्टेड टैक्सेस, जो नोबल्स थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, पार्ट सेंट टू सुल्तान, और जो उसका पार्ट था वो किसको भेजा जाता था, सुल्तान को। मुगल्स के टाइम पर क्या था, अकबर्स ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर ने एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया हुआ था। की मिनिस्टर्स थे। दीवान क्या करते थे, फाइनेंस का काम देखते थे। मीर बख्शी मिलिट्री का, और सदर जो थे वो जस्टिस का काम देखते थे। तो उन्होंने ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बना रखे थे और उनके लीडर्स बना रखे थे कि वो सब ये काम देखेंगे। मनसबदारी सिस्टम था। रैंक्ड ऑफिसर मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। मनसबदारी सिस्टम में ऑफिसर्स को रैंक किया जाता था, मेंटेन सोल्जर्स को मेंटेन किया जाता था, और हॉर्सेस को। टोडरमल्स रेवेन्यू रिफॉर्म, फेयर लैंड क्रॉप्स सर्वे। अब एक टोडरमल्स थे उनके टाइम पर, इन्होंने एक सबसे बेस्ट चीज चलाई कि किसान को उसके जमीन के और उसकी जो क्रॉप ग्रो होती है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़े। ऐसा नहीं है कि सारे किसान सेम टैक्स दे रहे हैं, तो जो जिसका कम भी होता था तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने पूरा वो फिक्स किया। तो इस टाइम पे ये बहुत ही अच्छा था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड कल्चर, ये कैसा था वो देख लेते हैं। इकोनॉमी कैसी थी बच्चों, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर एकदम बैकबोन था, मतलब एग्रीकल्चर पे ही पूरा जो चीजें थी वो डिपेंडेंट थी। हैवी टैक्सेशन बर्डन था, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। क्राफ्ट, टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग थी, एंड ट्रेड फ्लोरिश्ड। पोर्ट्स क्या थे, पोर्ट्स बने हुए थे कालीकट में, सूरत में, मसूलीपट्टनम। होंडे सिस्टम था। अर्ली बैंकिंग, मतलब अर्ली बैंकिंग भी थी, बिना पैसे के मनी ट्रांसफर करना। सोसाइटी एंड कल्चर देख लेते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी स्ट्रगल। इंडो पार्सियन आर्ट उस टाइम पर थी कल्चर में। म्यूजिक था, लिटरेचर बहुत ही थ्राइव था।
resilience of India despite war, invasion and famines remain wealthy, adaptive and कल्चरली रिच। मतलब इतने सारी चीजों के, इतने सारे वार के बाद भी इंडिया फिर भी एक वेल्दी कंट्री रहा, मतलब वेल्थ से भरपूर रहा। सिर्फ किस वजह से? उसके जो आम जनता थी, जो उनकी एग्रीकल्चर का काम था, उसकी वजह से इंडिया पूरा अपना शासन, मतलब अपना सोने की चिड़िया के नाम से ही फेमस रहा। तो यहां पर बच्चों खत्म होता है आपके चैप्टर 1 का ये पूरी समरी। मैंने चैप्टर 1 की पढ़ाई है, एक एक पॉइंट ऐड ऑन किया है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट में लिखना है जो पॉइंट समझ में अच्छे से आया है, जो नहीं समझ में आया वो बताना है, उसको मैं आपको रिप्लाई करके, उसका आंसर करके जरूर बताऊंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मतलब जो भी आपकी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए मिस्टी क्लासरूम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।